हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं। अगर आपने पिछला क्लास जो कि हमने ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ द एयर पढ़ाया था उसको ध्यान से पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर को देखने से पहले क्लाइमेटोलॉजी में जो विंड सिस्टम हमने पढ़ाया है और जो ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन पढ़ाया है लास्ट वाली क्लास, उनको देख लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को हम यहाँ पे संक्षिप्त में रिवाइज भी कर लें। सबसे पहले जेट स्ट्रीम की जब बात आती है तो हमको ये जान लेना चाहिए कि क्या जेट स्ट्रीम है क्या, एक परिभाषा के रूप में या कुछ शब्दों में इसको कैसे हम लिखेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि क्षोभ मंडल जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर वायुमंडल जो है उसको कई भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपने पढ़ा था। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह करके आपने आयन मंडल वगैरह पढ़े थे। यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में जो स्फीयर इंग्लिश में इस तरह से पढ़े थे, आयनोस्फीयर और इग्जोस्फीयर। तो जो हमारा सबसे पहला वायुमंडल का भाग होता है जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वो वर्षा हो, चक्रवात हो, तूफान, ये सब कुछ जो है वो इसी में होता है। जेट स्ट्रीम भी जो है वो क्षोभ मंडल की ही एक घटना है, यानी वो क्षोभ मंडल में ही ये घटना पाई जाती है। जेट स्ट्रीम क्या है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर की ऊपरी सीमा पर, यानी कि ये जो हमारा पहला मंडल है इसके यहाँ ऊपर टॉप में, यानी ये धरातल पर चलने वाली कोई पवन नहीं है, ये ऊपरी सीमा पर एवं समताप मंडल के निचले भाग में कभी कभी जेट स्ट्रीम इतनी तीव्र होती है कि ये जो सेकंड मंडल है इसके निचले भाग तक भी ये बहती हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो ट्रोपोपॉज है, यानी क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं या ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये ट्रोपोपॉज के पास में ही ये पवनें चलती हैं। तो एक तो ये क्षोभ मंडल के सबसे टॉप में चलती हैं और कभी कभी ये समताप मंडल के निचले भाग में भी चलती हैं। तो ये क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा एवं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में 6 से 14 किलोमीटर, देखिए ऊंचाई के संदर्भ में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा बहुत सी ऊंचाइयों का वर्णन किया गया है। 6 से लेकर 14 यहाँ पे मैंने लिखा है, कभी कभी आपको 8 से 11, 6 से 11 इस तरह से मिलेगा, क्योंकि अभी जेट स्ट्रीम्स का पूर्णतः अध्ययन नहीं किया गया है, इसमें बहुत कुछ हमें जानना बाकी है। तो ये एक आइडिया है कि लगभग 6 से लेकर के 14 किलोमीटर के एरिया में बीच में ये कहीं पर चलती हैं, या अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये इतनी ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब दिशा में चलती हैं और एक चौड़ी पट्टी में तीव्र गति से चलने वाली पवन है, जिनको जेट धारा कहा जाता है। एक शब्द और बढ़ा लीजिएगा, तीव्र गति से विसर्प तरंग के रूप में, यानी विसर्प, यहाँ पे आप बढ़ा लीजिएगा, विसर्प के रूप में। विसर्प मतलब है कि ये इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से विसर्प के रूप में चलती हैं। अभी हम इसको आगे समझेंगे विसर्प क्या है। तो ये जो पवन हैं जो कि एक चौड़ी पट्टी में चलती हैं, एक सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये पवनें चलती हैं और बहुत तेज़ गति से चलती हैं। इनकी ऊंचाई कई किलोमीटर होती है और इन पवनों की लंबाई ये पूरे अर्थ का चक्कर लगाती हैं, यानी ये जो है हज़ारों किलोमीटर जो है वो लंबाई में चलती हैं पवनें। तो ये है जेट स्ट्रीम, पूरब से पश्चिम से पूरब दिशा में। अब इसको आपने इतना समझ लिया, चलिए डिटेल में बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती हैं और किस तरीके से चलती हैं, और ये हमारे ऋतुओं पे, मौसम पे इत्यादि पे, यानी पृथ्वी के वातावरण पे क्या प्रभाव डालती हैं, इसके विषय में भी हम जानेंगे। कितने प्रकार की जेट स्ट्रीम्स मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, जो परमानेंट है वो सब कुछ हम जानेंगे। तो जेट स्ट्रीम को समझने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बस वहीं से आपको जेट स्ट्रीम का पूरा आइडिया हो जाएगा। तो उसको हम फिर से यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। देखिए, अर्थ में
आपकी जो वायुदाब पेटियां हैं उनको अगर आपने समझा हुआ है पिछली क्लास में, तो इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 डिग्री पर हमारा लो प्रेशर होता है, कल हमने समझाया था पिछली क्लास में। इसको कहते हैं विषुवत रेखी। देखिए, हर बार इसको जानना आपको ज़रूरी है, इसीलिए मैं हर बार बताता हूँ। विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी, और इसके बाद 30 से 35, ये हमारा 30 से 35 डिग्री नॉर्थ है, और ये होता है हाई प्रेशर। यहाँ पर उच्च दाब होता है और इसको कहते हैं उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और इसके बाद जो अगली प्रेशर बेल्ट होती है वो 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य होती है, और इसको कहते हैं उपध्रुवीय सब पोलर उपध्रुवीय निम्न दाब। यहाँ पे फिर लो प्रेशर होता है, निम्न दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और इसके बाद हमारे ध्रुव पे होता है फिर से हाई प्रेशर, इसको कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, पोलर हाई प्रेशर एरिया। तो इस तरीके से इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी यही बेल्ट एग्जिस्ट करती हैं। अब इन प्रेशर बेल्ट्स की वजह से आपने देखा था कि जो ऊपरी वायुमंडल में हवा का सर्कुलेशन है वो 3 कोशिकाओं के रूप में होता है। इसको आप विधिवत इसी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे तो जेट स्ट्रीम बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, ये जो विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी है लो प्रेशर, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर की तरफ उठने के बाद में ये मुड़ती हैं और वापस उपोष्ण उच्च दाब पेटी के ऊपर उतरती हैं। तो ये हमारी होती है हेडली सेल। इसको आपने हेडली सेल के रूप में जाना था, सबसे ऊंची सेल होती है। ये जो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, यहाँ से भी हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और फिर इधर और इधर दोनों तरफ मुड़ती हैं। एक ब्रांच ये पोल पे जाके उतरती है और एक यहाँ उपोष्ण उच्च दाब पेटी पे जाके उतरती है। तो इस तरीके से हवाएं उठती हैं और दोनों दिशाओं में जा कर के उतरती हैं। तो ये जो दूसरी सेल बनती है इसको हमने बताया था आपको फेरल सेल, और ये जो तीसरी है इसको हमने बताया था आपको पोलर यानी ध्रुवीय सेल, पोलर कोष। तो इतना सिस्टम पिछली क्लास में आपने डिटेल में जाना था। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती हैं। देखिए, जेट स्ट्रीम कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? जहाँ पर 2 अलग अलग तापमान वाली वायु राशियाँ मिलती हैं आकर के। ये ऊपरी वायुमंडल में, सबसे पहले तो ये ऊपरी वायुमंडल में होंगी, यानी ये धरातल पे जेट स्ट्रीम नहीं चलती हैं, ये चलती हैं ऊपर। तो ऊपर जहाँ पर हवा उठ करके ऊपर क्षोभ सीमा तक जा रही है वहीं पर जेट स्ट्रीम चलेंगी। तो एक स्थान आपका ये बनता है जा कर के जहाँ पे पोलर सेल और फेरल सेल मिल रही है, यानी यहाँ पर एक ये पॉइंट है जहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार की वायु राशियाँ मिल रही हैं। कैसे? ये जो हवाएं हैं जो 60-65 से ऊपर उठ रही हैं, ये ठंडी हवाएं होंगी, क्योंकि यहाँ जितना भी ध्रुव के आप निकट जाते हैं वहाँ पर ठंडी हवाएं हैं। तो ये जो हवाएं हैं वो ठंडी हैं, और पोलर जो वायु राशि है। लेकिन ये जो फेरल सेल है, फेरल सेल की वायु राशि अपेक्षाकृत गर्म है, यानी कि पोलर जो वायु राशि है पोलर वाली, उसकी तुलना में फेरल सेल वाली वायु राशि गर्म है। तो ये अलग अलग तापमान की वजह से ये दोनों अलग अलग नेचर की वायु राशियाँ हैं, इसलिए ये मिक्स नहीं होंगी, इनके बीच में फ्रंट का निर्माण होगा। और ये सभी की सभी हवा
दोनों तरफ नहीं मुड़ जाएगी, यानी कि जितनी हवा यहाँ से उठ रही है ये कंप्लीट हवा इधर और इधर डाइवर्ट नहीं हो जाएगी। बहुत सी हवा यहाँ पर जो गैप बन रहा है, क्योंकि हवा की मिक्सिंग उतनी तेज़ी से नहीं हो पाएगी, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। ऊपरी वायुमंडल में हवा इकट्ठा हो जाएगी, जो अवकाश यानी जो वहाँ पे जगह है। और वो क्यों है? क्योंकि सभी हवा आपस में मिक्स नहीं होगी। तो ये जो हवा है जो ऊपरी वायुमंडल में यहाँ पर अकुमुलेट बहुत सारी इकट्ठा हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, वो हवा पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी किधर से किधर को घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के ही अनुरूप ये जो ऊपर हवा है ये भी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमना शुरू कर देगी। अब ये हवा पॉइंट के रूप में नहीं है, ये पूरा का पूरा इस तरह पाइप के रूप में है, पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए है। तो ये हवा जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ ऊपरी वायुमंडल में घूमना शुरू कर देगी और यही कहलाएगी जेट धारा। आप समझ गए कि ये जो उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी के निकट का क्षेत्र है, यहाँ से उठती हुई हवाएं ऊपर जा कर के इकट्ठा होती हैं। सभी हवाएं दोनों दिशाओं में नहीं मुड़ जाती हैं। यहाँ पर जो हवा इकट्ठा होती है एक चौड़ी पट्टी में तीव्र गति से पश्चिम से पूरब की तरफ घूमना शुरू कर देती है। तो ये कोरियोलिस फोर्स भी इस पे काम करता है। अब दूसरा देखिए, ये हमारी हो जाती है पोलर जेट। पोलर जेट, ध्रुवीय वाताग्र जेट भी इसे कहते हैं, ध्रुवीय वाताग्र जेट। और ये दूसरा देखिए, यहाँ हेडली सेल से जो वायु जा रही है जो अपेक्षाकृत गर्म है, यहाँ आकर के उतर रही है और इधर जो ठंडी हवा आकर के यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और यहाँ आके उतर रही है। तो ये स्थान जो बन रहा है जहाँ पे हवाएं आके टकरा रही हैं, ये सभी की सभी हवा नीचे नहीं उतर जाएगी। कुछ हवा यहाँ पर एकत्रित होगी और वो हवा पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही ऊपरी वायुमंडल में ही एक पाइप जैसी संरचना में, चौड़ी एक पट्टी की संरचना में जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमना शुरू कर देगी। वो कहलाएगी जेट। तो यहाँ पर भी एक जेट है जिसको हम सब ट्रॉपिकल जेट या उपोष्ण जेट कहेंगे। ये हो जाएगी सब ट्रॉपिकल जेट, यानी उपोष्ण जेट। तो जेट धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, ये आपने देखा कि जहाँ पर दो विभिन्न वायु राशियाँ ऊपरी वायुमंडल में जाके मिल रही हैं, वही स्थान पर जेट धाराओं की उत्पत्ति होती है और वो पृथ्वी के घूर्णन के साथ में पश्चिम से पूरब की दिशा में वायु घूमने लगती है, पवन, उसी को जेट धारा कहा जाता है। अब इसको हम दूसरी तरीके से डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से है। देखिए, ये अर्थ है, तो जो यहाँ पर ये एयर इकट्ठा हुई है वो किस तरीके से घूम रही, वो देखिए, वो इस तरीके से एक चौड़ी पाइप के रूप में इस तरीके से हवा विसर्प के रूप में घूमेगी। इसको हमने दूर इसलिए बनाया है क्योंकि ये ऊपरी वायुमंडल में है। ये है पोलर जेट, पोलर जेट, और इसकी दिशा जो है वो इधर को है। ये पश्चिम है और ये पूरब है। ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो इस जेट की दिशा जो है वो पूरब की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ, पोलर जेट। और दूसरी ये जो हवा है ये भी एक पाइप के जैसे पूरे पृथ्वी का राउंड लगाएगी। तो ये दूसरी वाली जो है वो भी जो है इस तरीके से मिएंडर यानी विसर्प बनाते हुए ये भी जो है घूमेगी। और ये है सब ट्रॉपिकल जेट, सब ट्रॉपिकल जेट। और ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। और इसी तरीके से यही दोनों जो जेट हैं वो इधर भी
पाई जाएंगी दूसरे गोलार्ध में। इसी तरीके से दूसरे गोलार्ध में भी ये पाई जाएंगी और पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती हुई। तो ये जेट धाराएं आप समझ गए। इस तरीके से दोनों गोलार्ध में। अब कुछ पॉइंट जेट धारा के विषय में आप नोट करें। पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे। दूसरा लिखें कि जेट धाराएं दोनों गोलार्ध में, नोट करेंगे इसे, जेट धाराएं दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुव के मध्य में पाई जाती हैं। यानी कि मैक्सिमम ये इक्वेटर के कितना निकट तक हो सकती हैं, 20 डिग्री तक। यहाँ पे आप मान के चलें कि लगभग 20 डिग्री अक्षांश होगा। ये होगा 20 डिग्री नॉर्थ और इसी तरीके से यहाँ पर होगा 20 डिग्री साउथ। देखिए 20 डिग्री तक हमेशा नहीं रहता है। जब गर्मी का महीना होगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये 30-35 के आसपास चलेगी। ये वाली जो है वो 30-35 के आसपास चलेगी, ये 60-65 के आसपास चली जाएगी। जब शीत ऋतु आती है इस गोलार्ध में तो ये सभी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट होती हैं। उस वजह से ये विषुवत रेखा के निकट तक आ जाती हैं जेट धाराएं। तो निकट तक कहाँ तक आ जाती हैं, 20 डिग्री तक आ जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब शीत ऋतु आती है तो ये 20 डिग्री तक आ जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चली जाती हैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो मैक्सिमम इनकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुव के मध्य में ये जो है जेट धाराएं पाई जाती हैं। और परमानेंट से 2 जेट धाराएं हैं, एक है पोलर जेट और एक है सब ट्रॉपिकल जेट। और ये जो जेट धाराएं होती हैं, एक पॉइंट तो ये आपने नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जेट धाराएं एक चौड़ी पट्टी में बहती हैं, यानी इनकी चौड़ाई जो है वो कुछ 100 किलोमीटर होती है। कई 100 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। इनकी कुछ किलोमीटर ऊंचाई होती है, यानी मोटाई, इसकी गहराई आप कह सकते हैं, कुछ किलोमीटर इसकी मोटाई होती है इस पवन की। ऐसा नहीं कि ये धरातल से लेके ऊपर तक मोटी हैं, ये ऊपर ही वायुमंडल में कुछ मोटाई में हैं। और ये पूरी पृथ्वी का एक राउंड के रूप में चक्कर लगाती हैं, यानी कि ये ध्रुव का चक्कर लगाती हैं। जैसे कि ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, तो ये पूरा का पूरा सर्किल जो है इसके चारों तरफ, यानी ये पीछे इधर जो है हो करके वापस इधर आती हैं। तो परिध्रुवीय पवनें हैं, इनको कहेंगे सरकम पोलर विंड्स। परिध्रुवीय ऐसे लिखेंगे कि जो जेट धाराएं हैं वो परिध्रुवीय पवनें हैं, सरकम पोलर विंड्स। अगला पॉइंट लिखें कि जेट धाराएं परिध्रुवीय पवनें हैं क्योंकि यह ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, तो इसलिए इनको परिध्रुवीय पवनें कहा जाता है, सरकम पोलर विंड्स कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखें कि जेट धाराओं की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप ही जेट धाराएं पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखें कि जेट धाराओं की गति जो इनकी कुल चौड़ाई होती है उसके मध्य में सर्वाधिक होती है। यानी कि अगर जेट धारा की चौड़ाई इतनी है टोटल, तो बीच की जो हवा है वो बहुत तेज़ चलती है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार और इससे भी ज़्यादा रफ्तार हो सकती है सेंटर में। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें स्पीड कम होती जाती है। यानी कि ये कई स्पीड वाली हवाओं का एक पुंज है जिसमें बाहर की तरफ थोड़ा कम रफ्तार होती है। और जैसे जैसे जेट धारा के सेंटर में आप आते जाओगे वैसे जो है इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसकी रफ्तार जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए। अगला लिखें कि दोनों ही गोलार्धों में पोलर जेट और सब ट्रॉपिकल जेट परमानेंट रूप से पाई जाती हैं, जिसमें पोलर जेट जो होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि वहाँ पर जो है कोरियालिस फोर्स की अधिकता है। जबकि सब ट्रॉपिकल जेट जो है वह नियमित है
लेकिन वह पोलर जेट से कमज़ोर है। इस पॉइंट को नोट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कोरियालिस बल कम होता जाता है, इसलिए जो है वो सब ट्रॉपिकल जेट कमज़ोर होती हैं। अब अगला पॉइंट लिखें कि जो जेट धाराएं हैं वह विसर्प के रूप में, लहरी तरंग के रूप में चलती हैं, और जब ये जेट धाराएं विसर्प के रूप में चलती हैं तो इनको रासबी विंड्स, रासबी पवनें कहा जाता है। क्या शब्द लिखेंगे? रासबी, रासबी पवनें। रासबी महोदय ने इसका पता लगाया था, इसीलिए जो है उस नाम पे इनको जो है रासबी पवनें भी कहा जाता है। लेकिन जब ये सीधी रेखा में चल रही होती हैं तब उनको केवल जेट धारा ही कहा जाता है, लेकिन जब ये विसर्प की तरह चलने लगती हैं, इस तरीके से सर्प की तरह, तब इनको रासबी विंड्स कहा जाता है। तो एक पॉइंट ये रासबी विंड्स वाला लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए कि गर्मी के महीने में यानी ग्रीष्म ऋतु में जेट धाराएं कमज़ोर होती हैं, यानी कि गर्मी के महीने में जेट धाराएं कमज़ोर होती हैं, जबकि शीत ऋतु में जेट धाराएं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। शीत ऋतु में जेट धाराएं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, यानी कि गर्मी के महीने में जितनी स्पीड होती है जेट धाराओं की, शीत ऋतु आने पर उसके डबल या उससे ज़्यादा इनकी स्पीड हो जाती है, इनकी गति हो जाती है। तो जेट धाराओं के विषय में इतनी बातें आपने नोट की। अब कुछ और चीज़ें हम देखेंगे इसको एक डायग्राम के माध्यम से कि कैसे कहाँ पर जेट धाराएं डेवलप होती हैं। एक तो इस चित्र में हमने समझाया, एक और चित्र आप बनाएं जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ये डायग्राम आपने बना लिया है, यहीं पे बनाएं। उतने पॉइंट्स आप डिटेल में वैसे ही लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। रासबी पवनें आप समझ गए। एक्चुअल में होता ये है, एक पॉइंट और नोट करें कि कैसे ये जेट धाराएं डेवलप होती हैं। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम पे समझें। यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से बनाया, इसको हम सीधा बना के आपको दिखाते हैं कि अगर ये धरातल है, ये हमारा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका 35 डिग्री 30 डिग्री होगा, और ये होगा 60, और ये होगा 65 डिग्री, और ये होगा 90 डिग्री, यानी ध्रुव हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री विषुवत है, फिर ये 30-35 वाली सिचुएशन है, फिर ये 60-65 ये वाली लाइन है, और फिर हम आगे 90 डिग्री पे ध्रुव पे। ये हो गया हमारा ध्रुव, और ये हो गया विषुवत। तो विषुवत से हवा उठती है ऊपर की तरफ, हवा मुड़ती है और हवा उतरती है 30-35 के आसपास आकर के। यहाँ 60-65 से हवा उठती है। हवा, अब देखिए इसको कम ऊंचाई तक उठाएंगे, क्योंकि हम जैसा कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे कि ये सेल सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर है वही ऊंचा है। विषुवत रेखा पर जो है वो जो क्षोभ मंडल है वो ऊंचा होता है, और ध्रुव की तरफ क्रमशः जाता है वो पतला होता जाता है। तो यहाँ से हवाएं उठी, इधर को मुड़ी, और यहाँ 30-35 पे उतरी। यहाँ से हवाएं उठी और ध्रुव की तरफ मुड़ी और 90 डिग्री पे जाके उतरी, और यहाँ पे जो है वो धरातल पे पवनें जो है वो चलने लगती हैं इस गैप को फिल करने के लिए। वो भी आपको हमने समझाया था कि यहाँ पर जो है पोल से इधर की तरफ हवा आने लगेंगी, यहाँ से इधर की तरफ, और यहाँ से इधर की तरफ। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स, ये भी आप समझे हुए पूरा है उस गैप को भरने के लिए। ये हो गया हमारा हेडली सेल, ये हो गया फेरल सेल, और ये हो गया पोलर सेल। अब यहाँ पर हमने बताया कि इस स्थान पर एक जेट क्रिएट होगी और एक जेट यहाँ पे क्रिएट होगी। ये कौन सी होगी? पोलर, जो पोल की तरफ है ये है पोलर जेट, और ये है सब ट्रॉपिकल जेट। ये डायग्राम भी आप बनाएं। जेट, जब आप पोलर जेट के विषय में लिखेंगे तो आप बताएंगे कि पोलर जेट जो होती हैं वो पोलर जो एयर मास है और जो वेस्टर्लीज के ऊपर का एयर मास है, यानी पछुआ पवनों के ऊपर का जो एयर मास है, वो जहाँ पर मिलता है आकर के फ्रंट का निर्माण होता है। और ऊपरी वायुमंडल में जो उठती हुई हवा है, देखिए यहाँ पर 60-65 के आसपास हवा ऊपर उठ रही है। उठती हुई हवा
कि एक शाखा पोल की तरफ मुड़ती है और एक शाखा जो है वो 30-35 डिग्री पर जाकर उतरती है। लेकिन ये समस्त हवा दोनों तरफ डाइवर्ट नहीं हो जाती है, बहुत सी हवा इस पॉइंट पर आकर के इकट्ठा होती है, रुकती है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग टेम्परेचर के एयर मास हैं, सभी हवा मिक्स नहीं हो पाती है। तो ये जो यहाँ पर बहुत सी मात्रा में हवा कई सौ किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इकट्ठा होती है, यह पृथ्वी के घूर्णन के समरूप कोरियालिस फोर्स की वजह से घूमना शुरू कर देती है। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, तो ये हवा का जो ये पाइप है ये भी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमना शुरू कर देता है, ये वाला पॉइंट इस तरीके से। और ये जो जेट धारा है दूसरी वाली, जिसको हम सब ट्रॉपिकल जेट कहते हैं, ये कहाँ पर बन रही है? ये बन रही है जो उष्ण कटिबंधी वाला एयर मास है, यानी हेडली सेल के ऊपर जो एयर मास है जो गर्म है, और इधर जो आपका पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज के ऊपर का जो एयर मास है उसके मिलने वाले स्थान पे। और यहाँ पर जो है अलग अलग टेम्परेचर की ये भी एयर मास है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम क्रिया होगी और ये कहलाएगी सब ट्रॉपिकल जेट। ये भी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगी। दोनों ही जेट जो हैं वो आइसोबार्स के अनुरूप घूमती हैं, यानी कि जो समदाब रेखाएं हैं उनके अनुरूप चलती हैं। देखिए ये एक समदाब रेखा है, ये भी एक समदाब रेखा। जैसे जिधर जिधर समदाब रेखा मुड़ती जाएगी वैसे वैसे वेस्टर्ली ये जो जेट धाराएं हैं वो भी मुड़ती रहती हैं। तो समदाब रेखाओं के यानी आइसोबार्स के अनुरूप बहने वाली पवनें हैं जेट धाराएं, जियोस्ट्रोफिक विंड्स। ये भी आप लिखिएगा कि जो जेट धाराएं होती हैं इनको जियोस्ट्रोफिक विंड्स कहा जाता है। तो एक डायग्राम आपने ये बना लिया और एक 3 डायग्राम यहाँ पर हमने बना लिए इसको समझने के लिए। अब बात आती है कि एक और जेट धारा होती है जो खास करके भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, उसके विषय में भी थोड़ा जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि जेट धाराओं का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। उससे पहले एक चीज़ और हम देखेंगे, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कि जेट धाराएं जो हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, कैसे विसर्प बन जाते हैं। उसमें 4 चरण हैं। तो पॉइंट नोट करें कि जेट धाराओं के विकास के 4 चरण हैं। 4 चरण हैं, A, B, C और D, 4 चरण हैं। तो उसमें अगर हम एक तरफ का मान लें कि ये एक गोलार्ध है, हाफ अर्थ बना रहे हैं, चारों चरण आपको दिखाने के लिए। विकास के 4 चरण हैं, A, B, C और D। पहले चरण में जब ये विंड्स जेट धाराएं चलती हैं तो ये विसर्पी नहीं होती हैं, यानी लगभग इस तरीके से होती हैं। मान लीजिए ये इस तरह से पवन है तो इस तरीके से ये चलती हैं। पहले चलना शुरू करती हैं ऊपरी वायुमंडल में तो ये सीधी होती हैं, लगभग सीधी होती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं। इनके जो विसर्प हैं वो क्षैतिज भी होते हैं और ऊर्ध्वाधर भी होते हैं। ये भी एक पॉइंट लिखिए, जो भी पॉइंट आप नोट कर रहे हैं जेट धाराओं के विषय में उसमें एक पॉइंट बढ़ाइए कि जेट धाराएं क्षैतिज रूप से भी विसर्पित होती हैं और लंबवत रूप से भी, यानी कि ये जो जेट धाराएं हैं वो इस तरीके से भी विसर्प बनाती हैं और दाएं बाएं भी विसर्प बनाती हैं, ऊपर नीचे, यानी कि ये इस तरीके से भी ऊपर नीचे चल रही हैं और ऐसे दाएं बाएं भी विसर्प बनाती हैं, यानी दोनों तरफ का इसका विसर्प बनता है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इस तरह से होती हुई विसर्प बनाती होगी। बहुत जटिल है क्योंकि ऊपर नीचे ऊंचाई में भी चलती हैं और क्षैतिज रूप से भी मुड़ती हैं। तो पहले ये पवनें इस तरीके से सीधे चलती हैं, कहीं कहीं पे ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आती हैं, कहीं कहीं पे जहाँ पे निम्न वायुदाब है, हवाएं ऊपर की तरफ बल लगा रही हैं, जो उत्प्लावन बल उत्पन्न कर रही हैं, तो वहाँ पर ये ऊपर उठ जाती हैं। मान लीजिए इस तरीके से कोई पवन चल रही है तो जहाँ पे कहीं पे लो टेम्परेचर है अर्थ पे तो वहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, धक्का देती हैं तो ये ऊपर उठ जाती है। जहाँ पर हाई प्रेशर है ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर कहीं पे फिर नीचे। तो इस तरह से क्या होगा, कहीं कहीं पे ये ऊपर की तरफ उठती जाएंगी, कहीं कहीं पे ग्रेविटी की वजह से नीचे आती जाएंगी और इनमें विसर्पीकरण
आपकी प्रक्रिया मियंडरिंग होने लगेगी, मियंडर्स बनने लगेंगे, जैसा आपने नदियों में देखा था। तो ए चरण में ये हुआ, बी चरण में मियंडर्स बनने लगेंगे, इस तरीके से ये विसर्पित हो जाएगी। जब जेट स्ट्रीम विसर्पित हो जाती है यानी कि मियंडर्स बन जाते हैं, तब इसको रासबी विंड्स कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विकल्प में कि रासबी विंड्स जो होती हैं वो क्या हैं। तो रासबी विंड्स दूसरे चरण में बनती हैं, और जब जेट स्ट्रीम मियंडर्स के रूप में चलने लगती है तब उसको रासबी विंड्स कहा जाता है, यहाँ पर नहीं। इसके बाद ये मियंडर्स और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे इस तरीके से, और ये विषुवत रेखा के और निकट आकर के ये पवन बहने लगेगी, यानी कि और ज़्यादा यहाँ तक निकट आ गई। और फिर अगले चरण में क्या होगा कि मियंडर्स इतना घूम जाते हैं कि ये घूम करके, जैसे कि इस तरह से घूमा और इतना घूम गया कि यहाँ आके जुड़ गया, तो क्या होगा, ये इस तरीके से सीधे निकल जाएगी और ये भाग छूट जाएगा। जैसे नदी में आपने देखा था कि झील के रूप में पानी छूट जाता है, वैसे ही ये मियंडर्स इतना ज़्यादा झुकाव ले लेते हैं कि कहीं कहीं पे ये छूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे छूट गया और फिर यहाँ पे छूट गया, और फिर इस तरीके से लहर के रूप में ये निकल जाती है पवन, सीधे होके यहाँ सीधे ही निकल गई। ऊपर जाना था लेकिन यहाँ का ये छूट गया। तो इस तरीके से ऊपर जो होते हैं वो चक्रवात और प्रतिचक्रवात जो है हवाओं के केंद्र बन जाते हैं इसके आसपास ऊपरी वायुमंडल में। तो इस तरीके से ये छूटे हुए वायुचक्र बन जाते हैं चौथे चरण में। तो ये विकास के 4 चरण हैं। जब जेट स्ट्रीम सीधी रेखा में होती है और वहाँ से लेकर के चौथे चरण तक का जो होता है वो इसका कहलाता है सूचकांक चक्र, इंडेक्स साइकिल, इसको कहते हैं इंडेक्स साइकिल, इंडेक्स साइकिल, सूचकांक चक्र। जेट धाराओं का सूचकांक चक्र जो है वो 4 चरणों में पूरा होता है। तो ये तो परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं। अब कुछ होती हैं क्षेत्रीय कारणों से किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं जो हर समय नहीं है, मौसम के अनुसार है। तो इंडिया में जब मानसून आप पढ़ते हैं तो उसमें आप जो है एक और जेट स्ट्रीम का नाम पढ़ेंगे, वो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये कौन सी है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी कि उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट धारा, हिंदी में उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट धारा। ये भारतीय उपमहाद्वीप पे है। इसको ज़रा समझें कि ये कैसे होती है। वो तो आपने पूरा समझ लिया, इसको देखिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि भारत में किस तरीके से मानसून आता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। तो ये विषुवत रेखा है। इंडिया की सिचुएशन कुछ यहाँ पे है, इस तरीके से इंडिया, और यहाँ पे कर्क रेखा है। तो पहले जब अगर हम इक्विनॉक्स को देखें, यानी कि जब सन जो होता है वो यहाँ पे होता है, जब सन की पोजीशन जब विषुवत रेखा के सामने होती है तो सभी दाब पेटियाँ जो होती हैं वो एक मानक जो स्थान है जो पढ़ा जाता है वहाँ पर होती हैं। तो उस समय व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो किस तरीके से बहती हैं, आप ज़रा देखें कि व्यापारिक पवनें इधर से आती हैं यहाँ पर, और यहाँ से इधर की तरफ आती हैं व्यापारिक पवनें, और विषुवत रेखा पर आकर के ये मिलती हैं। तो विषुवत रेखा पे जो है ITCZ डेवलप होता है। जब आप मानसून को पढ़ोगे तो हम इसको डिटेल में बताएंगे कि ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है यहाँ पर। तो ये व्यापारिक पवनें दोनों तरफ की आकर के विषुवत रेखा पे टकराती हैं और ऊपर उठती हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि आप आ जाए जून के महीने में
और सन होता है अब वर्टिकल किस सामने, कर्क रेखा के सामने, जून के महीने में। तो ये जो ITCZ है वो अब कहाँ होगा, यानी कि सबसे गर्म पट्टी कहाँ होगी, वो अब यहाँ होगी। ITCZ जो है वो अब इंडिया के सामने होगी, यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अब जो व्यापारिक पवनें हैं वो वहाँ पर जा कर के टकराएंगी, यानी कि अब व्यापारिक पवनें वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो कैसे, जब गर्म पट्टी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा कर्क रेखा के आसपास। हम उसको और डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पर कैसे लो प्रेशर बनता है, उसकी आप चिंता ना करें, वो हम सब मानसून में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना बेसिक समझें कि जब सन यहाँ होता है तो इस विषुवत रेखा के आसपास लो प्रेशर बेल्ट होती है और वहाँ पे ITCZ डेवलप होता है, जहाँ पे व्यापारिक पवनें आके टकराती हैं। जब सन कर्क रेखा के सामने आ जाएगा तो अब जाहिर सी बात है कि लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बनेगी जा कर के, तो अब ये इधर की पवनों को खींचेगा। तो क्या होगा, और यहाँ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप होगा यहाँ पे। यहाँ से जो व्यापारिक पवन इधर की तरफ जा रही हैं, जो अपने दाहिने मुड़ रही थी, वो जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगी। अब यहाँ लो प्रेशर इस हवा को खींच रहा है अपनी तरफ। जाहिर सी बात है, जहाँ लो प्रेशर होता है हवाएं उधर की तरफ भागती हैं। तो अभी लो प्रेशर यहीं था तो ये हवाएं सिर्फ यहाँ तक आती थीं, लेकिन अब लो प्रेशर यहाँ है तो ये हवाएं अब वहाँ जाना चाहती हैं, लो प्रेशर तक। अब विषुवत रेखा बीच में पड़ेगी तो विषुवत रेखा को पार करते ही नियम बदल जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाएं मुड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आएंगी तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाएं मुड़ती हैं। तो जैसे ही विषुवत रेखा को ये हवाएं पार करेंगी, इनकी दिशा इधर को हो जाएगी। और यही क्या कहलाता है, ये कौन सी दिशा है, ये है दक्षिण। और ये कौन सी है, पश्चिम। ये है पूरब, ये है उत्तर। अब ये जो भारत में हवाएं जा रही हैं वो किस दिशा से जा रही हैं, ये दिशा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। इसीलिए ये हवाएं समुद्र के ऊपर से जा रही, हिंद महासागर से, और दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश कर रही हैं। इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं, ये है मानसून। अब लो प्रेशर यहाँ है, यहाँ पर है तिब्बत का पठार, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ये है तिब्बत। हिमालय के ऊपर जब बढ़ेंगे आप तो तिब्बत है। गर्मी के महीने में तिब्बत बहुत गर्म हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है। जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हीट होगा वहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर डेवलप होगा जो इन हवाओं को और तेज़ी से खींचेगा अपनी तरफ। हवाएं उठेंगी तो ऊपर वायुमंडल में जाएंगी और वो हाई प्रेशर की तरफ मुड़ेंगी जा कर के। तो यहाँ पर हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के विषय में समझना चाह रहे हैं, मानसून के विषय में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। तिब्बत से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, ये ऊपर की तरफ हवाएं उठ रही हैं। ऊपर की तरफ हवाएं उठने वाली मुड़ करके, अब इसको हम डॉटेड बना रहे हैं क्योंकि ये हवाएं ऊपर वायुमंडल में चल रही हैं। इस तरीके से इनकी दिशा लगभग पूरब से पश्चिम हो जाती है और ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको मेडागास्कर मिलेगा। यहाँ पे मेडागास्कर है, ये है मेडागास्कर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पे आप मान लीजिए। तो ये मेडागास्कर है, ये हवाएं ऊपर आकर के मेडागास्कर पे लैंड करती हैं आकर के। ऊपरी वायुमंडल में चलती हुई तिब्बत से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ये मुड़ करके लगभग पूरब की दिशा में बहती हुई, पूरब से पश्चिम बहती हुई मेडागास्कर में आकर के उतरती हैं। मेडागास्कर में हाई प्रेशर बिल्ड होता है क्योंकि इधर हाई प्रेशर है, यहाँ पे
ये हमने पहले बताया ना, हाई प्रेशर, तभी तो उधर को हवाएं जा रही हैं। और जब यहाँ पे हवाएं उतरने लगती हैं तो यहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है इस बेल्ट पे। तो ये हाई प्रेशर और ज़्यादा इन हवाओं को शक्ति प्रदान कर देता है। यानी कि जो ये हवाएं भारत की तरफ जा रही थीं, जब यहाँ और ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप होगा तो हवाएं और ज़्यादा तेज़ गति से भारत की तरफ बढ़ेंगी। तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है वो यही जेट है जो तिब्बत से लेके मेडागास्कर की तरफ जो है वो ऊपरी वायुमंडल में चल रही है। लेकिन ये क्षोभ सीमा तक नहीं जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर ऊपर तक हवाएं नहीं जा पाती हैं, उससे पहले ही मुड़ जाती हैं। यानी कि ये कुछ ही किलोमीटर ऊंचाई पर ये जेट धारा चलती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका के क्षेत्र में ये चलेगी। इसका रीजन क्या है? तिब्बत में बना हुआ लो प्रेशर, जहाँ से हवाएं उठती हैं और कुछ किलोमीटर ऊपर जा कर के ये हाई प्रेशर जो मेडागास्कर के क्षेत्र में बन रहा है उधर मुड़ती हैं। तो इनकी दिशा लगभग पूरब से पश्चिम होती है, इसलिए इनको पूर्वा कहा जाता है। और ये मेडागास्कर के क्षेत्र में जाके उतरती हैं, जिस वजह से वहाँ और हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिससे भारत की तरफ बढ़ने वाली जो हवाएं हैं वो उनकी गति बढ़ती है, जिससे जो है अच्छी बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है भारतीय मानसून की शक्ति को बढ़ा देती हैं। तो ये जेट हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। बाकी दो जेट हमने आपको ये सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट बताई। बाकी और भी कुछ जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो क्षेत्रीय कारणों से चलती हैं। सोमाली जेट स्ट्रीम है और भी अलग अलग क्षेत्रों में जेट धाराएं पाई जा सकती हैं, लेकिन सभी जेट धाराएं क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा तक नहीं जाती हैं। जो परमानेंट हैं, जो ऊपर चलती हैं, वो यही दो जेट धाराएं हैं। इनकी खोज से संबंधित जो कहानी है वो ये है कि पहले इनके विषय में जानकारी नहीं थी। कैसे जानकारी हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका से जापान की तरफ जो है उनके जेट फाइटर जा रहे थे। तो अगर ग्लोब पे आप देखें तो यहाँ पे यूएसए है और प्रशांत महासागर को पार करके यहाँ पे जापान है। तो यूएसए से जापान आने के लिए उनको पूरब से, ये पूरब पड़ेगा और ये पश्चिम पड़ेगा इनके हिसाब से। हालांकि जब मैप देखते हो तो अमेरिका इधर बना होता है और जापान इधर बना होता है, लेकिन जब आप इसको गोल घुमा देंगे अर्थ को तो आप देखेंगे कि ये इधर पूरब से प्रशांत महासागर को पार करके जापान आएंगे, ना कि इधर अटलांटिक और अफ्रीका को पार करके, इंडिया को पार करके ये नहीं जाएंगे जापान, क्योंकि इधर से बहुत इनको लंबा पड़ेगा। वो प्रशांत महासागर को पार करके आएंगे। ग्लोब पे आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ इनके जेट फाइटर आ रहे थे। किधर से दिशा में? पूरब से पश्चिम दिशा में। और ये कुछ ऊंचाई पे जेट चल रहे थे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा किसी विंड का सामना करना पड़ा जो इनकी गति को रोक रही थी। बहुत सा फ्यूल खर्च किया, बहुत शक्ति लगाई, लेकिन ये आगे उतनी गति से नहीं बढ़ पा रहे थे जितना अपेक्षित था। तो बाद में इन्होंने विचार किया यहाँ के वैज्ञानिकों ने कि आखिर ऊपर कुछ तो है, कोई हवाएं हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही हैं। यानी इनके जहाज़ इधर से इधर जा रहे थे, लेकिन कोई हवा है जो ऊपर इधर से इधर को चल रही है, जो हमारे जहाज़ों की गति को रोक रही है। और जब जहाज़ वापस गए इधर से उधर को तो उनकी गति बहुत तेज़ हो गई। यानी जितना वो चला रहे थे उससे तेज़ आसानी से वो चल पा रहे थे। तो यहाँ से पता चला कि पश्चिम से पूरब की तरफ ऊपर वायुमंडल में कोई तेज़ हवा चलती है, जो एक स्ट्रीम के रूप में है, एक धारा के रूप में है, जो जेट फाइटर की स्पीड को भी प्रभावित कर देती है। तो उन्हीं के नाम पे इसको जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। तो इस तरीके से इनकी खोज हुई थी। और बाकी अब इस पे हम बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम किस प्रकार से हमारे वायुमंडल की घटनाओं को प्रभावित करती है। तो कुछ पॉइंट आप लिखें। पहला पॉइंट लिखें, पहला तो आप यही लिखें कि जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको प्रभावित करती है और मानसून की शक्ति को बढ़ा देती है। तो एक तो पॉइंट इंडिया के कॉन्टेस्ट में ये आप नोट कर लीजिए कि भारतीय मानसून को जेट स्ट्रीम प्रभावित करती हैं। दूसरा लिखें कि जो शीतोष्ण चक्रवात हैं
शीतोष्ण चक्रवात कहाँ बनते हैं? जब हम पढ़ रहे थे तो आपको हमने बताया था कि यहाँ शीतोष्ण यानी 60-65 के आसपास जहाँ पे फ्रंट बनता है वहाँ पे बनते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनकी शक्ति को बढ़ा देती है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ति बढ़ जाती है और वो अधिक वर्षा करते हैं। तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट नोट करें कि जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल में विसर्प की तरह चलती हैं, जिससे वो नीचे की हवा को ऊपर और ऊपर की हवा को नीचे लाती हैं। हमने बताया ना कि हवाएं इस तरीके से चलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे की हवा है उसको ऊपर ले जाएंगी, ऊपर की हवा को नीचे लाएंगी, तो हवा की मिश्रित करती हैं हवाओं को, जिससे जो क्षोभ मंडल में प्रदूषक हैं, जो मनुष्य ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषणकारी गैसें छोड़ रखी हैं, इनको वो समताप मंडल में ढकेल देती हैं। और समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, वहाँ तक प्रदूषक पहुँच जाते हैं जो ओजोन की परत को नुकसान पहुँचाते हैं। जेट स्ट्रीम जो है जिन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है उन क्षेत्रों में धरातल पर नीचे जो है वो अच्छी बारिश प्राप्त होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जिन जिन क्षेत्रों से होकर के ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही होती है उसके नीचे के जो क्षेत्र हैं जेट स्ट्रीम के, वहाँ पर अच्छी वर्षा पाई जाती है, देखने को मिलता है। तो इतने कुछ पॉइंट जेट स्ट्रीम के महत्व के विषय में। बाकी जेट स्ट्रीम अभी अध्ययन का विषय है और बहुत सारी चीज़ें इनके विषय में अभी जाननी बाकी हैं। तो इस क्लास में हमने जेट स्ट्रीम के विषय में बात की। आशा है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।